हाँ, नमस्कार। पिछली डेट पर हम लोगों ने 2016 में आई यूपीएससी एग्ज़ाम, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मिडल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस कर रहे थे। उस संदर्भ में हम लोग एक क्वेश्चन पर आए थे जिसमें एक क्वेश्चन था कि विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स dynastic histories and epic tales was the profession in who of the following? फर्स्ट ऑप्शन था श्रवण, दूसरा था परिव्राजक, तीसरा था अग्रहारिका, चौथा था मागध। इन चारों ऑप्शन में कौन से ऐसे लोग थे जो मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्री और एपिक टेल्स को एज ए प्रोफेशन प्रयोग करते थे? राजाओं के इतिहास और महाकाव्य कथा अपने गीत के माध्यम से सुनाते थे, एज ए प्रोफेशन उसको यूज करते थे। गाँव में हर जगह टहल टहल कर वो क्लासिकल गीत गाया करते थे। एक तरह से क्लासिकल प्रोफेशनल सिंगर थे। मगध, जो मगध थे ये प्रोफेशनल सिंगर थे। ये राजाओं महाराजाओं की कथा और महाकाव्यों की कथा को अपने संगीत के माध्यम से गा के सुनाते थे। इस तरह से आंसर सही होगा डी आंसर सही होगा। और ये जो श्रवण हैं, इस श्रवण जो हैं ये आध्यात्मिक साधक थे, तपस्वी थे। इनका लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना था, न कि इतिहास का ज्ञान प्राप्त करना था। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कलेक्ट करते थे। श्रवण परिव्राजक जो थे वो घूम कर टहलने वाले तपस्वी, या इनको आप भिक्षुक भी कह सकते हो। सी अग्रहारिका, अग्रहारिका जो थे जो भूदान में जमीन मिलती थी उसका मैनेजमेंट करते थे। इस तरह से जो आंसर आएगा वो आएगा मगध है। अगला क्वेश्चन 2015 में आया था यूपीएससी में। कंसीडर द फॉलोइंग अराइवल, कंसीडर द फॉलोइंग द अराइवल ऑफ द बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, पहला ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्ट्स, तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरी डायनेस्टिक इन द रीजन। इसमें से कौन से करेक्ट आंसर है? पहला, दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शनल है 3 ओनली, तीसरा ऑप्शनल है 1 एंड 3 ओनली, और लास्ट ऑप्शनल है डी 1, 2 एंड 3। इसमें से कौन सही है बाबर के संबंध में? पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, इस भारतीय उपमहाद्वीप में गन पाउडर को इंट्रोड्यूस कराया, ये पहला ऑप्शन सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम, क्या ये जो है आर्च और डोम जो है आर्किटेक्ट से को इंट्रोड्यूस किया है, अथवा इस्टेब्लिशमेंट तैमूरी डायनेस्टिक इन दिस रीजन। आप को बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में तीनों में से किस चीज को इंट्रोड्यूस किया है बाबर। तो पहला ऑप्शन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, ये गलत है। चाइनीज जो है पहले से ही जो है गन पाउडर से इंट्रोड्यूस थे, इसलिए ये सही नहीं है कि बाबर ने गन पाउडर को इंट्रोड्यूस कराया भारतीय सब कॉन्टिनेंट में।
दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर। ये सही है कि आर्च और डोम सिस्टम जो कंस्ट्रक्शन में लाया, ये जो है ये मुगल ये सिस्टम जो है बाबर ने लाया। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द तैमूरी डायनेस्टिक इन द रीजन, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 का जो ऑप्शन है वो जो है इसमें ये बताना है कि कौन इसमें यूजिंग द कोड बिलो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है जो आर्च और डोम लाया। डोम तो गुम्बद व्यवस्था पहले से ही थी यहाँ पर। तो न तो गन पाउडर से इंट्रोड्यूस कराया और न ही डोम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने का बाबर को श्रेय है। ये पहले से ही इंडिया में था। गन पाउडर की खोज पहले ही हो चुकी थी वो चाइनीज में। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल आंसर होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरी डायनेस्टिक इन दिस रीजन, केवल तैमूरी साम्राज्य को बसाने का श्रेय बाबर को रहा है, न कि गन पाउडर को इंट्रोड्यूस करने का और न ही आर्च और डोम यूज करने का, क्योंकि ये सब सल्तनत काल में ही इस आर्किटेक्ट के ये जो विशेषताएं हैं वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसलिए आंसर होगा डी। आंसर होगा बी 3 ओनली। आंसर बी है 3 ओनली। सी है 1 और 3, डी है 1, 2, 3 और ए है 1 और 2। तो केवल तीसरा ऑप्शन सही है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तैमूरी डायनेस्टी इन द रीजन। इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भी गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ द गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, ये भी गलत है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में चीन के पास जो है सबसे इसके पहले ही बाबर के पहले ही जो है गन पाउडर से इंट्रोड्यूस हो चुके थे। इसलिए केवल तीसरा ऑप्शन सही है कि तैमूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। चौथा अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग रिफर्स टू द, 4 ऑप्शन है। कलमकारी जो पेंटिंग थी इन चारों में किससे संबंधित है। पहला, ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। दूसरा है ए हैंड मेड ड्राइंग इन ऑन बॉम्बो हैंडीक्राफ्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तीसरा है ए ब्लॉक पेंटेड वूलन क्लॉथ इन वेस्टर्न हिमालय रीजन इन इंडिया। फोर्थ है डी, ए हैंड पेंटेड डेकोरेटेड सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसमें से कौन सही है। इन चारों में सही है ए। ये ऑप्शन है ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। ये जो है आंध्रा और तेलंगाना का ये जो ऐतिहासिक ये जो है हस्तकारी जो है कला है जो कॉटन पर टेक्सटाइल पर किया जाता था, हैंड पेंटेड। ये कलमकारी का मतलब ये है कि कलम से, पेन से जो है उस पर काम किया जाता था, कॉटन पर, कॉटन टेक्सटाइल पर पेन से काम करते थे, इसलिए इनको कहते हैं कलमकारी। ये आंध्रा और तेलंगाना में प्रचलित था। इसको ट्रेडिशनल इंडिया का आर्ट कहा जाता है। ये इसके भी जो है ये
कलमकारी पेंटिंग के दो वो थे, दो प्रकार थे। पहला था श्रीकालाहस्ती स्टाइल, दूसरा था मछलीपट्टनम स्टाइल। श्रीकालाहस्ती स्टाइल इन्वॉल्व फ्री हैंड ड्राइंग विथ पेन और कलम। मछलीपट्टनम स्टाइल यूटिलाइज ब्लॉक पेंटिंग टेक्नोलॉजी। इस तरह से कलमकारी जो है मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में था, कॉटन पर काम होता था, इसलिए ये आंसर सही है। ए हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट 2014 के यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, फर्स्ट गुजराती, सेकंड कन्नड़, थर्ड तेलुगु। व्हिच ऑफ द एबव हैव बीन डिक्लेयर्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट? गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2, 3। पहला ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, दूसरा ऑप्शन है 3 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, और चौथा ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो इसमें बताना है कि क्लासिकल लैंग्वेज में गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु में कौन क्लासिकल लैंग्वेज है? गुजराती, कन्नड़ और तेलुगु। क्लासिकल लैंग्वेज जो है इंडिया में डिक्लेयर्ड है, उसमें क्लासिकल लैंग्वेज में 11 लैंग्वेज है। पहला तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली। ये 11 भाषाएं जो हैं ये क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड है। तो इस तरह से गुजराती नहीं है, केवल कन्नड़ और तेलुगु है। तो गुजराती फर्स्ट पर है, 1 पर, 2 कन्नड़ पर, 3 तेलुगु पर। तो कन्नड़ और तेलुगु है, तो 2 और 3 जिसमें विकल्प है वही आंसर सही है। ए है सी में 2 and 3 ओनली, यही ऑप्शन सही है। कन्नड़ और तेलुगु जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल है 11 भाषाओं के साथ। 9 अन्य भाषाओं के साथ ये 2 भाषाएं भी शामिल हैं, कन्नड़, तेलुगु। गुजराती नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इन द मिडवेल इंडिया द डिजिग्नेशन महात्रा एंड पट्टाकिला, महात्रा एंड पट्टाकिला वी आर यूज्ड फॉर। महात्रा और पट्टाकिला किसके लिए यूज होते थे? पहला ऑप्शन है मिलिट्री ऑफिसर्स, दूसरा ऑप्शन है विलेज हेडमैन, तीसरा ऑप्शन है स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, चौथा है चीफ ऑफ द क्राफ्ट गाइड्स। तो इसमें पहला ऑप्शन, इसमें सेकंड ऑप्शन बी है विलेज हेडमैन। बी, द मिडवेल इंडिया इन डिजिग्नेशन महात्रा एंड पट्टाकिला वी आर यूज्ड फॉर विलेज हेडमैन। महात्रा was the head officer and Pattakila was assistant officer of the village administration। इनके ऊपर प्रशासनिक जिम्मेदारी और राजस्व संग्रह दोनों की जिम्मेदारी थी। एक गुप्त काल में प्रचलित थे, और बोर्ड ऑफ अष्टकुला जो 8 अधिकारियों का बोर्ड होता था गांव में, उसके एक प्रिसाइड करते थे, जिसका हेड जो है वो था महात्रा और उसका असिस्टेंट था पट्टाकिला। इन सब का काम जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलेज रेवेन्यू कलेक्शन का काम था। इसलिए उत्तर होगा बी, विलेज हेडमैन। अगला क्वेश्चन, Which one of the following pairs does not form part of the sixth system of Indian philosophy?
कौन इंडियन फिलॉसफी के पेयर में सही सुमेलित नहीं? पहला, मीमांसा एंड वेदांता। सेकंड, न्याय वैशेषिक। थर्ड, लोकायत एंड कापालिक। सांख्य एंड योग। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यही बताना है। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? जो सांख्य और योग ये सुमेलित है। फिलॉसफी का जो सांख्य और योग ये सुमेलित है। सांख्य जो है, सांख्य फिलॉसफी डायलिस्टिक ऑफ हिंदू थॉट है, पर आधारित है। डायलिस्टिक ऑफ हिंदू थॉट। रियलिटी इज कंपोज्ड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल। पहला, पुरुष जिसे हम सोल कहते हैं, एंड सेकंड, प्रकृति जिसको हम मैटर और नेचर कहते हैं। दोनों के डायलिस्टिक कन्वर्जन से प्रकृति सृष्टि का निर्माण और होता है और उनके फ्यूजन से सृष्टि का विनाश होता है। नॉलेज क्या है, मोक्ष क्या है? सो सांख्य के अनुसार, डिस्टिंग्विश बिटवीन द नॉलेज ऑफ द डिस्टिंग्विश बिटवीन द पुरुष एंड प्रकृति, दैट इज द मोक्ष। योगा भी सांख्य के इस फिलॉसफी को फॉलो करता था, बट प्रैक्टिकल मेथड देता था। और इंसाइट्स को जो है प्रेफर करता था, इंसाइट्स को। और स्पिरिचुअल लिबरेशन, सारे फिलासफर जो इस फिलॉसफी के स्कूल थे, इनका सबका लक्ष्य स्पिरिचुअल लिबरेशन था। सांख्य योग सुमेलित है। अब डी सुमेलित है। सी पर लोकायत और कापालिका आते हैं। लोकायत जो है वो मेटलिस्टिक फिलॉसफी का एक रूप है। लोकायत जो चारवाक जिसके प्रणेता थे, मेटलिस्टिक फिलॉसफी लोकायत। और कापालिका जो थे सैविज्म से थे, और सैविज्म से थे कि एक शाखा थी, वो कापालिका जो थे एसोसिएटेड विद द तांत्रिक प्रैक्टिसेस से, ये तांत्रिक प्रैक्टिस पर विश्वास करते थे, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। न्याय वैशेषिक और वेदांत। न्याय वैशेषिक ये सुमेलित है। और अल्टीमेट रियलिटी को पाने के लिए एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों पर ही इनके विचार हैं फिलॉसफी में। और इस तरह से जो मीमांसा और वेदांत, इनका भी अपना एपिस्टेमोलॉजी और जो है मेटाफिजिक्स है, और ये भी अल्टीमेट रियलिटी और मोक्ष, सत्ता और मोक्ष पर इनकी विचारधाराएं हैं। तत्व ज्ञान पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है? लोकायत और कापालिका मिसमैच्ड है। एक मेटलिस्टिक फिलॉसफी से अप्रोच्ड है और एक जो है तांत्रिक सिस्टम से अप्रोच्ड। अगला, इबादत
खाना at Fatehpur Sikari was the mosque of the youth of the royal family. Akbar's private prayer chamber. Second. Third, the hall in which Akbar held discussion with scholars of the various religions. D है the room in which the novels belonging in different religions gathered to discuss religious affairs. तो इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी में है 1575 में इस्टेब्लिश हुआ था और यह उपासना घर कम डिस्कसिंग प्लेस ज़्यादा थी, इसलिए इसी उत्तर सही होगा। द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, इसलिए सी सही होगी। इस तरह से यूपीएससी के जो एग्जाम के अब तक के 2014 तक के क्वेश्चन, 2023 से जो 2014 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आपको अपने स्तर से भी सॉल्व करना है और अपने स्तर से भी उसको सॉल्व करते समय उससे टेस्ट जो भी हिस्ट्री है उसको देखते चलिए, तो आपको फिर क्वेश्चन जब आएगा तो हमेशा क्वेश्चन जो आता है वो नया ही आता है, इसलिए सारे बिंदुओं को टच कर ही आप आगे पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद।